चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आएंगे। जल्दी आओ भाई, आपका वेट कर रहा हूं मैं। सब बच्चे जल्दी से एक बार लाइव आ जाओ। जल्दी से सारे बच्चे एक बार जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, टाइम हो चुका है। जल्दी आओ भाई। बच्चे लाइव आ रहे हैं। चलो भाई ठीक है, अब हम अपनी क्लास को जो शुरू करते हैं। ठीक है, टाइम हो चुका है। देखो बेटा, आज की इस क्लास में हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो समष्टि अर्थशास्त्र की एक नई यूनिट, एक नई इकाई, जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट, जिसका नाम है सरकारी बजट। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, मजा आएगा पढ़ने में। मतलब कि पूछो मत कि काफी आपको इंटरेस्ट आने वाला है इसको पढ़ने में। काफी इजी है। ठीक है, इजी उसके लिए है जो कॉन्सेप्ट समझेगा। बेटा इस चैप्टर में सारी की सारी बातें कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो देखना ये चैप्टर आपको काफी इजी, काफी आसान लगने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट, ये होता क्या है? सुनो बेटा, हर साल गवर्नमेंट का क्या करती है? बजट निकालती है। भैया पहले बजट का मतलब तो बताऊं। तो बेटा बजट का मतलब समझते हैं कि बजट का मतलब क्या होता है। एक बात बताओ, आपके घर में हर चीज मैनेज कौन करता है? जी हमारे घर में हर चीज मैनेज करती है हमारी मम्मी जी, हमारी मदर। जो हमारी मदर है, जो हमारी मम्मी है, वो हर चीज हमारे घर में करती है मैनेज। वो कैसे करती है मैनेज? कि मम्मी के पास पैसा आता है। पैसा कहां से आता है? पापा है ना, कि पापा काम पे गए, पैसा लेकर आए। तो भाई मान लो कि हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि एक घर मैनेज कैसे होता है। फिर मैं आपको ले जाऊंगा कि बजट क्या होता है। पहले देखते हैं कि एक घर मैनेज कैसे होता है। तो हमारी माता साहिबा है, हमारी मम्मी जी है, उन्हें घर को मैनेज करना है आने वाले महीने के लिए, कि आने वाले महीने को मैं कैसे मैनेज करूंगी। तो देखो मम्मी क्या करेगी? मम्मी लिखेगी एक तरफ इनकम, मम्मी लिखेगी तरफ इनकम, या हम इसको रिसीप्ट्स भी बोल सकते हैं कि मम्मी ने एक तरफ लिखी इनकम या मम्मी ने एक तरफ लिखी रिसीट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे प्राप्तियां। ओके, और दूसरी ओर मम्मी ने क्या लिखा? एक्सपेंडिचर, खर्चे। भाई आप लोग भी करते हो कि हमारी इनकम कितनी है और हमारे खर्चे कितने हैं। और मान लो मम्मी ने लिखा कि पापा से मिलने वाले इनकम, कि पापा सैलरी कमाएंगे, पापा पैसे लेके आएंगे, तो इनकम फ्रॉम पापा। मम्मी लिखा कि पापा से मिलने वाले इनकम। और बेटा मान लो कि पापा कमा के लेके आएंगे ₹30,000, पापा ₹30,000 कमा के लेके आएंगे, कि पापा 30,000 रुपए कमा के लेके आएंगे। तो ये हो गई मम्मी की इनकम। कि हमको जो है, मान लो हमको जो है दिसंबर का महीना, दिसंबर का महीना है, कि दिसंबर का महीना हमको कैसे काटना है, तो उसकी यहां पे बातचीत हो रही है कि दिसंबर का महीना है और पापा की इनकम है 3,000। अब मम्मी क्या करेगी? अब हमारी माता जी क्या करेगी? देखो भाई, जो इनकम है 30,000, उसको मम्मी खर्च करेगी। कैसे? उसको मम्मी ऐसे खर्च करेगी कि भाई जो बच्चों की स्कूल की फीस है, कि बच्चों की स्कूल की फीस जानी है कितने रुपए? कि मान लो बच्चों के स्कूल की फीस के जाने 3,000 रुपए। ओके जी, घर में राशन आना है। ठीक है, घर में क्या आना है जी? घर में आना है, राशन आना है जी। राशन मान लो कितना का आएगा? इस महीने का आएगा 5,000 रुपए का। ओके जी, बिल भी आना है। कौन सा? बिजली का बिल और पानी का बिल। मान लो कि 2,000 रुपए का बिजली और पानी का बिल भी आ गया। उसके अलावा और कि बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो बच्चों की ट्यूशन की फीस भी जाती है। और मान लो ट्यूशन की फीस गई 2,000 रुपए। ठीक है, और बताओ जी, और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि मान लो क्लोथिंग के ऊपर कपड़े लेकर आने हैं। ठीक है ना, क्लोथ लेके आने हैं, मान लो 3,000 रुपए उसके ऊपर खर्च होने वाले हैं। ठीक, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मम्मी करती क्या है
कि जो पापा की इनकम है, जो भी हमारे पापा साहब की इनकम है, कितनी इनकम है जी, हमारे पापा की इनकम है 30,000 कि इतना पैसा मिलेगा। और इस पैसे को अब कैसे कैसे मैनेज करना है, अब इस पैसे को कैसे कैसे खर्च करना है दिसंबर के महीने में, कि जो आगे दिसंबर आने वाला है मैं उस पैसे को कैसे खर्च करूं। तो जब मम्मी एक दिन बैठ के ये हिसाब लगाती है कि इतने रुपए आएंगे और इतने इतने रुपए मेरे को यहां वहां खर्च करने हैं, तो बेटा उसी पूरे परफॉर्मा को, उसी पूरे प्रोसेस को, उसी पूरी अकाउंटिंग को हम लोगों ने एक नाम दिया बेटा, हम लोग इसको बोलते हैं बजट बनाना। बेटा क्या बोलते हैं इसको? बजट बनाना। कि मम्मी क्या कर रही है? मम्मी कुछ नहीं कर रही, मम्मी सिर्फ और सिर्फ दिसंबर का बजट, मम्मी सिर्फ और सिर्फ दिसंबर वाले महीने का बजट बना रही है कि कैसे जो है मेरे को दिसंबर वाला महीना मैनेज करना है। यहां पे और भी खर्चे आएंगे, ठीक है। दिसंबर का महीना है, मान लो सर्दी है और घर में हीटर नहीं है, तो घर में हीटर भी लेके आना है। ये लो जी, घर में हीटर कितना का आ गया? मान लो 1,000 रुपए का घर में क्या आ गया? हीटर आ गया, ठीक है। जो डेली में, जो बच्चों के डेली बेस खर्चे होते हैं, भाई बच्चे भी खर्च करते हैं डेली बेस पे, पेन लाना है, कॉपी लानी है, तो जो बच्चों के डेली बेस वाले खर्चे, किसके? बच्चों के। बेटा मान लो इस महीने के वो 1,000 रुपए होने वाले हैं, तो ऐसे ऐसे जो 30,000 है मम्मी उसको मैनेज करती है कि ये कहां कहां खर्च हो गए, ये कहां कहां खर्च हो गए, और लास्ट में कुछ पैसा मम्मी का बच जाता है। लास्ट में मम्मी का कुछ पैसा भी बच जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ाऊंगा। जो पैसा बच गया उसको हम लोग नाम देंगे सरप्लस, कि मम्मी का कुछ पैसा बच गया जिसको मैं सरप्लस बोलूंगा। कि मम्मी की इनकम थी कितनी? 30,000, ठीक है। मम्मी ने अब तक खर्च कितने कर दिए? 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15 और 16 17, कि मम्मी 17,000 खर्च कर चुकी है। और मम्मी पे अब कितने बचे हैं जी? मम्मी पे बचे 13,000, तो इसको बोलूंगा मैं सरप्लस, की मम्मी का 13,000 का फायदा हो गया, 13,000 बच गए। तो हमारी माताश्री ने, हमारी मॉम ने ये जो पूरा प्रोसेस किया है ना बेटा, इसी को बोलते हैं बजट। ये हो गया एक घर का बजट, इसको एक हाउस होल्ड बजट, एक घर का बजट कहा जाएगा, जहां पर हम देखते हैं कि कितना पैसा आएगा। देखो आया नहीं है, कितना पैसा आएगा, एक अनुमान लगा लिया कि इतना पैसा आएगा, एक अनुमान लगा लिया, जिसको मैंने नाम दिया कि इतना पैसा आएगा, इसको मैंने नाम दिया एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स। बेटा हिंदी में इसको बोलूंगा अनुमानित प्राप्तियां। कि एक अनुमान लगा लिया, एक एस्टिमेशन लगा लिया। क्या जी? एस्टिमेशन ये लगा लिया कि 30,000 रुपए इस महीने आने वाले हैं, तो इसको लगा लिया एस्टिमेशन कि पापा जी इस महीने 30,000 रुपए कमा के लेके आएंगे। और दूसरा हमने क्या करा, एक एस्टिमेशन यह भी लगा लिया कि इन पैसे को कहां कहां कितने कितने रुपए खर्च होने वाले हैं, हुए नहीं है, होने वाले हैं, जिसको बच्चों मैंने नाम दिया एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। हिंदी में इसे क्या बोलूंगा कि इसको हिंदी में बोला जाएगा अनुमानित व्यय। तो जब हमारी माताश्री एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब हमारी माताश्री, हमारी मॉम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एस्टिमेशन लगाती है कि इतना पैसा इस महीने या अगले महीने आने वाला है, कि इतना पैसा अगले महीने आने वाला है और इतने पैसों को यहां खर्च करना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक घर का बजट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक घर का बजट। अरे ये तो आप लोग भी करते हो, आप लोग भी करते होगे ना, कि इतना पैसा पड़ा है या इतना आने वाला है और इससे मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा और मैं ये करूंगा। तो आप भी कहीं ना कहीं एक बजट ही बना रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं बजट की तैयारी ही कर रहे हो। तो इसको हमने नाम क्या दिया? बजट। अब जो चीज एक घर के लेवल पे होती है, जो चीज एक हाउस होल्ड के लेवल पे होती है, एक परिवार के लेवल पे होती है, उसी चीज को हम लोग पूरे देश पर भी अप्लाई करते हैं।
उसी चीज को हम लोग पूरे देश पर भी अप्लाई करते हैं, जिसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। कि जब बजट एक परिवार का नहीं पूरे देश का बने तो उसको नाम क्या देंगे, उसको नाम देंगे गवर्नमेंट बजट। इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, इस चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। और हमको इसी के बारे में पढ़ना है कि गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट होता क्या है। हाँ भाई, इतना समझ में आ गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों जो सामने बैठ के मेरे को लाइव देख रहे हो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या, एग्जाम में लिखने के, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारी बात जानते हैं। तो ये हो गए छोटे बजट। अब देखो, छोटा मीन्स घर का बजट। अब ऐसे ही क्या बनता है जी, ऐसे ही बनता है सरकार का बजट, जिसको जब सरकार का बजट बनता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं गवर्नमेंट बजट। उसको हम लोग नाम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। हिंदी में कहूंगा सरकारी बजट, या इसका एक और नाम है गवर्नमेंट बजट। तो हम लोग बोलते हैं अपनी कॉमन भाषा में, अपनी आम बोलचाल की भाषा में। एक्चुअल में इसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्चुअल में इसका यह नाम है, जो सरकार है वो इस नाम का प्रयोग करती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के अंदर यह नाम लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में इसको बोलूंगा एनुअल मीन्स होता है वार्षिक। एनुअल मीन्स क्या होता है, तो वार्षिक। फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय, और स्टेटमेंट मीन्स विवरण। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं गवर्नमेंट बजट को। अब अगर मैं इस गवर्नमेंट बजट की बोले तो इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो बेटा जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि एक घर के अंदर भी बजट बनाते हैं तो दो बातचीत है, इनकम पैसा कहां कहां से आएगा और उसको कहां कहां पर अप्लाई करना है, उसको कहां कहां पर खर्च करना है। कि पैसा कहां से आएगा और उसको कहां कहां पर खर्च करना है, यही एक बजट होता है। ऐसे ही सरकार भी क्या करती है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो भी ये काम करती है। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ये काम करती है कि वो भी एक हिसाब लगाती है कि पैसा कहां कहां से आएगा। वो भी एक प्रकार का अकाउंट बनाती है। कैसा अकाउंट, कि पैसा कहां कहां से आएगा और उसको कहां कहां पर खर्च करना है। ठीक, और देख लो एक बार आप फॉर्मेट कि उसका अकाउंट, सो मीन्स किसका, गवर्नमेंट का, सरकार का अकाउंट बनता कैसे है। ठीक, देखो भाई गवर्नमेंट करती क्या है, जो हमारी सरकार है एक तरफ एक साइड में लिखती है रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब होता है प्राप्तियां, और दूसरी ओर हमारी गवर्नमेंट लिखती है एक्सपेंडिचर। हमारी गवर्नमेंट क्या लिखती है, एक्सपेंडिचर। बेटा इसको बोलते हैं व्यय, इसको बोलते हैं व्यय। कि टोटल रिसीट, टोटल पैसा कहां से आएगा और टोटल एक्सपेंडिचर उन्हें कहां कहां पर खर्च करना है। भाई एक सरकार जो है, सरकार को देश में विकास करना है, सरकार को रोड बनवानी है, सरकार को स्कूल बनवाने हैं, सरकार को जो फ्लाईओवर बनवाने हैं, सरकार को बहुत सारे खर्च करने हैं, सरकार को पुलिस वालों को सैलरी देनी, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी, हमारी सरकार को भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। अब उन सभी खर्चों के लिए पैसा कहां से आएगा भाई, पैसा भी चाहिए। उन सभी खर्चों के लिए पैसा कहां से आएगा, तो पैसा कहां से आएगा वो पड़ेगा यहां पे, जिसको सरकार बोलती है रिसीट, प्राप्तियां। कि यहां से पैसा आ रहा है, यहां लिख दो। सरकार के पास जिस भी सोर्स से पैसा आएगा सरकार यहां पे लिखेगी, और सरकार उस पैसे को जहां जहां खर्च करेगी सरकार यहां पे लिखेगी। समझ में आ गया। तो अगर बात करूं प्राप्तियों की, तो गवर्नमेंट के पास दो तरह से पैसा आता है।
या फिर गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है, गवर्नमेंट उसको दो कैटेगरी में बांटती है। सरकार के पास जो भी पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल सरकार के पास आता है टैक्स के रूप में पैसा, हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, सरकार के पास गया पैसा। मान लो आप बाइक से जा रहे थे और एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया और बोला हाँ भाई हेलमेट कहां है, हेलमेट था नहीं, और आपने पैसे दे दिए। वो पैसे भी कहां गया, सरकार के पास गया। तो बहुत सारे पैसे ऐसे होते हैं जो हम सरकार को पे करते हैं। गवर्नमेंट ने किसी दूसरे देश से लोन ले लिया तो गवर्नमेंट को क्या मिला, पैसा मिला, तो गवर्नमेंट लोन ले लेती है। सरकार ने अपनी संपत्ति बेच दी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकार ने अपनी कोई कंपनी बेच दी, तो सरकार को क्या मिलेगा, पैसा। तो गवर्नमेंट के पास अलग अलग जगह से पैसा आता है। गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स इशू कर दिए, गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड इशू कर दिए, तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो सरकार के पास अलग अलग जगह से पैसा आता है और गवर्नमेंट इन पैसों को दो कैटेगरी के अंदर बांटती है। गवर्नमेंट जो है इन पैसों को दो कैटेगरी के अंदर बांटती है। सबसे पहली कैटेगरी गवर्नमेंट बोलती है रेवेन्यू रिसीट, कि जो पैसा आएगा एक तो जाएगा इस कैटेगरी में रेवेन्यू रिसीट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट, राजस्व प्राप्तियां। और इसके अंदर बहुत सारे पैसे आएंगे, पढ़ाऊंगा आगे कि इसके अंदर कौन कौन से पैसे गवर्नमेंट के आते हैं। और दूसरी कैटेगरी जो गवर्नमेंट की होती है, तो दूसरी कैटेगरी हमारी गवर्नमेंट बजट की होती है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट। बेटा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैपिटल रिसीट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है, गवर्नमेंट उस पैसे को दो कैटेगरी के अंदर, रेवेन्यू रिसीट, मान लो कुछ भी पैसा आपका आ गया, और कैपिटल रिसीट, कुछ भी पैसा आपका आ गया। अब इनके अंदर शामिल कौन कौन से होते हैं वो पढ़ाऊंगा डिटेल में। देखो भाई, ये मान लो चैप्टर का पूरा फॉर्मेट है कि गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या क्या आता है, आप वो पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको पढ़ाऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा बजट बनता कैसे है। तो गवर्नमेंट के पास एक पैसा आएगा रेवेन्यू रिसीट के रूप में, राजस्व प्राप्तियां होती क्या है आगे बताऊंगा। दूसरा कैपिटल रिसीट के रूप में। जब ये दोनों पैसा गवर्नमेंट के पास आता है तो गवर्नमेंट इसको बोलती है रिसीट, या उसको टोटल रिसीट, कुल प्राप्तियां बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ गया, गवर्नमेंट इसको खर्च करेगी। अब सरकार इसको कहां कहां खर्च करेगी, तो जैसे कि पैसा आया उसको दो कैटेगरी के अंदर बांट दिया, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ऐसे ही जब गवर्नमेंट के पास, हमारी सरकार के पास जो पैसा आया उसको खर्च करना है, तो खर्चे को भी दो कैटेगरी के अंदर बांट दिया। हमारे खर्चे को भी दो कैटेगरी के अंदर बांट दिया, जिसको हमने नाम दिया, पहली कैटेगरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा क्या बोला मैंने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हिंदी में इसको बोलूंगा राजस्व व्यय। अरे बोलो ना, राजस्व व्यय। हाँ भाई सुन रहे हो ना तुम, पढ़ा रहा हूं मैं, बेटा ध्यान से पढ़ो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रसगुल्ले बच्चों, राजा बेटा, मेरे भाइयों बहनों, पढ़ो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि जो भी पैसा आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया। और दूसरी कैटेगरी, अपने आप बोलो क्या बनेगी जी, दूसरी कैटेगरी भैया बनेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी कैटेगरी जो बनने वाली है उसको नाम दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। और ये जो पैसा है इसको भी हमने खर्च किया कि इतना इसमें खर्च कर दिया और इतना इसमें खर्च कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय। अब देखो मेरी बात को सुनना बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो बेटा, जो हमारा बजट होता है ना, बजट पहले पास होता है। पास क्या, कोई एग्जाम होता है उसका भी एग्जाम नहीं होता, बजट जो है पार्लियामेंट से पास होता हुआ आता है, देन उसकी घोषणा होती है। बजट की घोषणा, जो हमारा बजट है उसकी घोषणा लगभग
हर साल फरवरी के मंथ में, हर साल जो है फरवरी के मंथ में हमारी बजट की घोषणा होती है। अब ये डेट गवर्नमेंट कुछ भी डिसाइड करती है, लेकिन फरवरी के मंथ में घोषणा होती है। चलो आपसे एग्जांपल पूछता हूं, आपसे एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो फरवरी के मंथ में घोषणा हो रही है बजट की, तो कौन से बजट की है? जो आगे अप्लाई होगा या जो अप्लाई हो चुका है? याद रखना, जो हम घोषणा करते हैं वो आने वाले साल की, वो नेक्स्ट ईयर की घोषणा करते हैं कि आने वाले साल में पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा और कहां खर्च करना है, कितना खर्च करना है। ठीक है, ये फरवरी के महीने में ही बता दिया जाता है। देखो आप लोग जानते हो नॉर्मली जो हमारे देश में ईयर चलता है, जो हमारे देश में फिस्कल ईयर, जो हमारा वित्तीय वर्ष चलता है, वो अप्रैल से लेके मार्च का होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि फरवरी 2020 में हम लोग बजट डिक्लेयर कर रहे हैं कि बजट हमारा ये होगा और इसको हम इतना खर्चा करेंगे, यहां पर इतना खर्चा करेंगे और यहां से पैसा आएगा। तो फरवरी 2020 को डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग क्या, अपना बजट। ये किसके लिए है? ये आने वाले साल के लिए। इट मींस क्या, जो बजट है ये अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक ये वाला बजट जो है कि 2020-21 के लिए अप्लाई होगा, जो कि मैंने फरवरी 2020 में ही बता दिया कि आने वाले साल में ऐसा होगा। तो जो बजट होता है वो आने वाले साल के लिए, वो आगामी वर्ष, वो फ्यूचर ईयर या नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। कि जो फरवरी में मैं बजट डिक्लेयर कर रहा हूं, जो बजट की बातचीत कर रहा हूं, वो आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए होती है। तो जब भी पार्लियामेंट में बजट की बात होती है तो सुनो, वहां पे क्या होता है? सबसे पहला बजट डिक्लेयर करता कौन है? हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे देश के वित्त मंत्री। जो देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो देश का वित्त मंत्री होता है, हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में बजट को डिक्लेयर करता है। अब वहां पे करता है वो दो बातें कौन कौन सी? पहली बात तो करता है कि लास्ट ईयर जो बजट बनाया था उसकी स्थिति क्या रही, हमने कितना अचीव किया, हमारा टारगेट क्या था, हम कितना अचीव कर पाए, हम कहां फेल हुए, हम कहां पास हुए। तो सबसे पहले जो लास्ट ईयर का बजट था उसका रिजल्ट शो करते हैं कि लास्ट ईयर बजट हमने ये बनाया था और आज मैं इसका रिजल्ट शो करने वाला हूं कि उस बजट का परिणाम ये रहा। और उसको होने के बाद हम लोग आने वाले साल का बजट, कि आगे बजट कैसे बनाया जाएगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो करते हैं। तो दो बजट डिक्लेयर होते हैं पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट में, अगेन सुन लो, जब पार्लियामेंट में फरवरी के महीने में बजट की डिक्लेरेशन होती है तो वहां पे होते दो बजट। एक जो बीत गया उसका कंक्लूजन, उसका रिजल्ट क्या निकला, और एक जो आने वाला है कि वो कैसे मैनेज किया जाएगा। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट, जो कि पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर करता है। इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण इसको बोला जाता है। चलिए जी, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो बजट होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री हमारे बजट को डिक्लेयर कर रहा है, एक बात बताओ जरा मेरे को एक बात बताओ, क्या वो बजट हो गया या आने वाले साल के लिए? भैया वो तो आने वाले साल के लिए है। और आने वाले साल के लिए क्या पैसा अभी आ गया? नहीं, आने वाले साल के लिए पैसा आएगा और उसको खर्च करेंगे। मेरे शब्दों को सुनो, पैसा आएगा, इट मींस अभी आया नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लगा लिया, एक अनुमान लगा लिया कि इतना पैसा आएगा। तो इसको मैं रिसीट नहीं बोलूंगा, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड रिसीट, अनुमानित प्राप्तियां, कि एक एस्टिमेशन लगा लिया इतना पैसा आएगा और हम यहां खर्च करेंगे। अबे खर्च करेंगे कर दिया, करेंगे फ्यूचर की बात है। इट मींस अभी अंदाजा लगा है कि यहां पे इतना खर्च करेंगे, अभी खर्च किया नहीं है।
जो बजट है वो आने वाले साल के लिए बनता है, जिसकी वजह से जो पैसा है वो अभी आया नहीं है वो भी आएगा, और जो खर्चा है अभी हुआ नहीं है वो भी खर्च होगा। तो इसलिए बजट के अंदर रिसीट और एक्सपेंडिचर की बात करूं तो याद रखना वो रिसीट होती है एस्टिमेटेड रिसीट, अनुमानित प्राप्तियां कि ये पैसा आएगा, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अनुमानित व्यय, इतना खर्च करूंगा, पैसा भी आया नहीं है और खर्च किया नहीं है, पैसा आएगा और खर्च करूंगा। समझ में आया? अब भैया ये कैसे पता कि पैसा इतना आएगा? भाई पिछले साल के बजट के मुताबिक एक अनुमान एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि लगभग इतना आएगा। अब स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, वहां पे होता है ट्रेंड कि पहले ये था ये था, ये तो आगे यही होगा। स्टैटिस्टिक्स में होता है ट्रेंड बोलते हैं इसको, ठीक है? तो सुनो, तो जो भी बताओ ये रिसीट है, क्या ये मैं इसको बोल सकता हूं कि जो भी रिसीट मैंने बोली इसको बोलूंगा एस्टिमेटेड रिसीट? इनको मैं क्या नाम दूंगा? इनको मैं एस्टिमेटेड रिसीट, अनुमानित प्राप्तियां बोल सकता हूं कि एक अनुमान लगा लिया इतना पैसा आएगा, और इसको एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, अनुमानित व्यय, इतना खर्च मेरा होगा। तो बजट क्या है? अब आते इसके मीनिंग पे। तो बजट क्या है? बजट कुछ नहीं है, एक तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बेटा आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिंपल मतलब समझो एक प्रकार का अकाउंट है, एक प्रकार का खाता है। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट ये होता है जिसमें कि हम अमाउंट लिखते हैं और कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां खर्च होगा। तो बजट क्या है? एक प्रकार का खाता है, एक प्रकार का अकाउंट है, एक प्रकार की, अच्छा वर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो शो करती है, क्या शो करती है कि सरकार की आने वाले साल में, इस साल में नहीं, आने वाले साल में क्या एस्टिमेटेड रिसीट है और क्या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। ये कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, ये हमारा देश का बजट शो करता है, और यही क्या है उसकी डेफिनेशन है। तो आई होप आपको बजट का मतलब समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब होता क्या है कि एक अकाउंट है जो अकाउंट शो करता है इतना पैसा आएगा और इतना पैसा खर्च करना है, किसके लिए? आने वाले साल के लिए, ठीक है? चलो मैं रीडिंग करवाता हूं उसकी, बजट के मीनिंग की। दो क्या लिखा है? गवर्नमेंट बजट लिखा है, मीनिंग यहां से लेके हाँ भाई मीनिंग, तो यहां से लेके यहां तक इसका मीनिंग है। जरा मीनिंग को हम लोग एक बार पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। देखो भाई यहां पे लिखा है गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोल लो, या आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना? स्टेटमेंट बोल लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शोइंग द, जो शो करता है, क्या शो करता है? आ गया ना, एस्टिमेटेड रिसीट कि कितना पैसा आएगा, अनुमानित प्राप्ति, एक अनुमान लगा रहा हूं इतना पैसा आएगा, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कि कितना पैसा खर्च होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी वो साल आया थोड़ी है, वो साल आएगा, तो पैसा खर्च किया नहीं है, पैसा खर्च करूंगा, तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कितना पैसा खर्च करूंगा ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का, ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर, कि एक फाइनेंशियल ईयर में, इट मीन जो शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच कितनी रिसीट, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा खर्च होगा, या फिर हम इसको फिस्कल ईयर, वित्तीय वर्ष या फिर राजकोषीय वर्ष बोल सकते हैं, विच रन्स फ्रॉम, जो चलता है कहां से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये हो गया इसका मीनिंग कि गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जो शो करती है गवर्नमेंट के रिसीट को, प्राप्तियां को, गवर्नमेंट के खर्चे को, जो कि होना है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। बताओ गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्लियर है? जी भैया मीनिंग क्लियर है। एक काम करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी साथ में इसको पढ़ लो। सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, पैसा कितना आएगा, और अनुमानित व्यय, कहां कहां खर्च होगा,
का विवरण। विवरण मींस क्या? एक प्रकार की स्टेटमेंट है, एक प्रकार का विवरण है, एक प्रकार का अकाउंट है जो बताता है कि प्राप्तियां क्या है और व्यय क्या है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। बताओ, गवर्नमेंट बजट का, सरकारी बजट का मीनिंग क्लियर है? अरे बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। हाँ भैया, हमको उसका मीनिंग क्लियर है। समझा क्या? हाँ समझ गए। देखो अब मेरे प्यारे बच्चों, अब सुनो बेटा, याद रखना, याद रखना, भारत में जो कुछ भी होता है ना, वो सब होता है संविधान के अनुसार। अरे संविधान के बिना तो भारत में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आप जो बोल रहे हो ना, वो भी संविधान के अनुसार बोल रहे हो, वो भी संविधान की वजह से बोल रहे हो, बोलने का अधिकार। तो भारत में एक सिंगल चीज भी संविधान के बिना, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं होती। तो गवर्नमेंट बजट तो इतनी बड़ी चीज है जो पूरे देश की बात कर रही है, तो वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बिना संविधान के कैसे हो जाएगा? इसलिए जो गवर्नमेंट बजट है, इसको डिक्लेयर करने की अनुमति, इसको प्रिपेयर करने की अनुमति भी हमारा संविधान देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, बजट को प्रिपेयर करने की अनुमति देता है, जो कि कहां लिखी है? संविधान के आर्टिकल 112। हमारे संविधान के आर्टिकल 112 के अंदर लिखा है क्या? इन इंडिया आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का आर्टिकल 112 बोलता है, रिक्वायर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने बोला ना कि संविधान में बजट वर्ड नहीं है, हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड लिखा है, जिसका मतलब बजट ही होता है। तो हमारा संविधान का सेक्शन या आर्टिकल, हमारे संविधान का आर्टिकल 112 बोलता है कि हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाएगी। किसके लिए? फॉर द कंट्री एज होल, पूरे देश के लिए। तो बताओ, पूरे देश के लिए बजट, पूरे देश के लिए बजट कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो मुद्दे आते हैं जो पूरे देश के लिए होते हैं। भाई देखो, गवर्नमेंट दो होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और एक स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो पूरे देश का ख्याल रखती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट वो होती है जो केवल अपनी स्टेट का ख्याल रखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो मुद्दे आते हैं जो पूरे देश से संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, जो डिफेंस वाला मुद्दा है, जो रक्षा वाला मुद्दा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है, क्योंकि रक्षा जो देश होती है वो पूरे देश की होती है, एक पर्टिकुलर स्टेट की रक्षा नहीं होती। जब रक्षा की बात आती है तो पूरे देश की होती है, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं होती। जब चाइना हमला करता है तो पूरे देश पे करता है कि चाइना ने भारत पे हमला किया, ऐसा नहीं कि चाइना ने दिल्ली पे हमला किया, चाइना ने मुंबई हमला किया, मुंबई पे नहीं। जब डिफेंस की बात हो तो पूरे देश की बात होती है, और यह मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आता है। तो जो बजट पूरे देश के लिए होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर हम इसको यूनियन बजट, हम इसको संघीय बजट भी बोल सकते हैं। जबकि आर्टिकल 202 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो बजट पूरे देश के लिए बनाएगी, हर राज्य को भी, हर स्टेट को भी अपना बजट प्रिपेयर करना होगा, और स्टेट के लिए बजट प्रिपेयर करने की अनुमति कौन देता है? आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 202 बोलता है कि एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य, गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एवरी स्टेट गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोले तो गवर्नमेंट बजट, किसके लिए? अपनी स्टेट के लिए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट इसको सरकारी, इसको राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है। और अगर बात करूं मैं किसकी, हमारे पूरे देश के बजट की, तो आर्टिकल 112, और बात करूं एक स्टेट के बजट की तो आर्टिकल 202। इस बात को आपको याद रखना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना।
सुन रहे हो ना, पढ़ा रहा हूं मैं। देखो भाई, भारत में संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार को पूरी तरह से देश के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण, इट मींस क्या, बजट तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसे केंद्र सरकार का बजट या फिर संघीय बजट कहा जाता है। और संविधान 202 में प्रत्येक राज्य सरकार को अपने राज्य के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण, इट मींस क्या, बजट तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। बताओ भाई, बजट का मीनिंग क्या है, समझ में आ गया? एक मिनट, बजट डिक्लेयर कब होता है जी? फरवरी के महीने में। देखो किताबों में लिखा हुआ है कि 1 फरवरी को डिक्लेयर होता है। ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं है कि 1 फरवरी को बजट डिक्लेयर हो जाए। डेट आगे पीछे होती रहती है, लेकिन फरवरी के पहले वीक के आसपास, फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर लगभग बजट डिक्लेयर हो जाता है। डिक्लेयर कौन करता है जी? देश का फाइनेंस मिनिस्टर, देश का वित्त मंत्री। ओके, कहां पे होता है जी? पार्लियामेंट में होता है। वहां पे 2 बात होती है, पहला कि लास्ट ईयर परफॉर्मेंस क्या रही, उसका निष्कर्ष क्या निकला, और दूसरा आने वाले साल में क्या क्या करेंगे। ठीक है, बजट में क्या आता है? एस्टिमेटेड रिसीट, कितना पैसा आएगा, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कितना पैसा खर्च करना है। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया कि बजट में आता है रिसीट, प्राप्तियां कितनी है, और एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना है। प्राप्तियां की बात करूं तो प्राप्तियां होती है 2, रेवेन्यू रिसीट होती क्या बताऊंगा, और कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्ति भी क्या होती बताऊंगा। ऐसे ही एक्सपेंडिचर होते हैं 2, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतना आपको मैंने पढ़ा दिया। अब देखो बात करते हैं आगे की। अब देखो जब बेटा अकाउंट बनता है, अब देखो जैसे कि अकाउंट में होता है प्रॉफिट लॉस, देखो ये भी एक प्रकार का अकाउंट ही तो है, ये भी एक प्रकार का अकाउंट ही तो है। जैसे कि अकाउंट में होता है प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर छोड़ो, ये देखो जैसे कि मम्मी ने बनाया बजट, तो मम्मी के बजट में क्या यहां पे प्रॉफिट आ गया। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मी के पास इनकम आई 30,000, लेकिन इस महीने खर्च हो गए 33,000। ओहो, इनकम कितनी आई? इनकम आई 30,000, लेकिन खर्च कितने हो रहे हैं? खर्च हो रहे हैं 33,000। इनकम आई 30,000 और खर्च हो रहे हैं 33,000। तो यहां पे क्या हो गया? 3,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, यहां पे 3,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं घाटा। इसे क्या बोलते हैं? घाटा। तो जैसे कि मम्मी के बजट में पैसा बच भी सकता है, सरप्लस, और पैसा एक्स्ट्रा पैसा लग भी सकता है, उसको बोलते हैं डेफिसिट, घाटा। कि मम्मी के पास थे 30,000, खर्च हुए 17, तो 13 बच गए, इसको बोल दिया मैंने मम्मी का फायदा। मम्मी के पास आए 30,000, खर्च हो गए 33, तो 3 एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं घाटा। तो ऐसे ही अगर एक घर के बजट में नुकसान और फायदा हो सकता है, तो देश के बजट में भी नुकसान और फायदा हो सकता है। अब उसी को पढ़ते हैं, वो कैसे होता है। देखो भाई, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं आगे की ओर, जिसमें कि मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार। टाइप्स ऑफ बजट के प्रकार। अगर टाइप्स ऑफ बजट की बात करूं तो बजट 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है बैलेंस बजट, बेटा क्या होता है? बैलेंस बजट, संतुलित बजट। और एक होता है अनबैलेंस बजट, असंतुलित बजट। पहले एक बात बताओ, इसको पढ़ाने से पहले बताओ, मैं देखता हूं इसको पढ़ाने से पहले जितना मैंने पढ़ाया सारा क्लियर है? बोलो भाई जल्दी बताओ, सारा क्लियर है क्या? हां भैया क्लियर है, वेरी गुड 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 गुड। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पहले बोल रहा हूं। ओके ठीक, तो लगभग सब बच्चों को सारा क्लियर है। अब देखो टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार। अगर टाइप्स ऑफ बजट की बात करूं, बजट के प्रकार की बात करूं, तो भैया ये होते हैं 2। एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है अनबैलेंस बजट। अब देखो बैलेंस बजट क्या है और अनबैलेंस बजट क्या है, इसको मैं यहीं पे लिखता हूं। ठीक है, देखो भाई मैं लिखता हूं, एक काम करता हूं, कलर लेता हूं दूसरा, इसको लिखता हूं मैं ग्रीन से, चलो ब्लू, ठीक है।
देखो भाई, बैलेंस बजट क्या होता है? जब आपका टोटल रिसीट, जितना पैसा आया, टोटल रिसीट बोलूंगा TR, टोटल रिसीट कुल प्राप्तियां। एक मिनट, टोटल रिसीट का मतलब क्या है जी भैया? TR, टोटल रिसीट कुल प्राप्तियों का मतलब है RR, रेवेन्यू रिसीट प्लस CR कैपिटल रिसीट। ये तो मतलब होता है टोटल रिसीट कुल प्राप्तियां, RR रेवेन्यू रिसीट राजस्व प्राप्तियां, और CR कैपिटल रिसीट पूंजीगत प्राप्तियां। तो जो भी टोटल रिसीट है, जो भी कुल प्राप्तियां है, अगर वो बराबर हो जाए किसके? टोटल एक्सपेंडिचर के, कुल व्यय के। ये टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो ये क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो ना, यहां देखो, इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा? इस पूरे को मैं बोलूंगा टोटल रिसीट। क्या बोलूंगा उसको मैं? टोटल रिसीट कुल प्राप्तियां। और इन दोनों को मिलाकर मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय। तो टोटल रिसीट ये दोनों, और टोटल एक्सपेंडिचर वो दोनों। ठीक है, तो जब टोटल रिसीट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर हो, इट में जितना पैसा आया उतना पैसा खर्च किया, जितना पैसा आया उतना ही पैसा खर्च किया, इसको बोलते हैं बैलेंस बजट, संतुलित बजट। और फिर आप समझ गए होंगे कि अनबैलेंस क्या होता है। अनबैलेंस का मतलब होता है टोटल रिसीट जितना पैसा आया और टोटल एक्सपेंडिचर जितना खर्च करा, जब दोनों बराबर ना हो। भाई मान लो आए 1000 करोड़ और खर्च हो गए 1200 करोड़, तो यहां पे दोनों इक्वल नहीं है ना। आए कितने? 1000 करोड़ और खर्च कितने हो गए? 1200 करोड़। या फिर क्या पता आए कितने? 1000 करोड़ और खर्च कितने हुए? 800। तो बराबर नहीं है कि आने वाला अमाउंट और खर्च होने वाला अमाउंट इक्वल नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है? मान लो आए भी 1000 करोड़ और खर्च भी कितने हुए? 1000 करोड़। कि जब जितना मिला उतना ही खर्च हो, जितना मिला उतना ही खर्च हो, इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। लेकिन जितना मिला उतना खर्च ना हो, क्या पता खर्च ज्यादा हो गया, क्या पता खर्च कम। तो जब रेवेन्यू टोटल रिसीट कुल प्राप्तियां टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय के बराबर ना हो, इसको बोलते हैं अनबैलेंस बजट। ठीक है ना? अब देखो, इसके भी फिर दो केस है, इसके भी फिर कितने केस है? दो केस है। कौन कौन से? देखो, सरप्लस बजट, ये क्या होता है? जब टोटल रिसीट, जो पैसा कुल मिला वो ज्यादा है किससे? टोटल एक्सपेंडिचर से। कि मान लो कितना मिला जी? मान लो हमको जो है मिले 1000 और खर्च कितने हुए जी? खर्च हो गए 800। तो मिले 1000, टोटल रिसीट 1000, इट मींस क्या? इन दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के कितने हो गए? 1000 और खर्च कितने हुए? 800। इसको और इसको मिलाकर खर्च हुए 800, तो 200 का हो रहा है फायदा। इसको बोलूंगा मैं सरप्लस बजट, कि 200 का मुझे क्या हो गया? फायदा। इसको मैंने क्या बोला? सरप्लस बजट, कि जहां पर टोटल रिसीट क्या हो? टोटल एक्सपेंडिचर से। और ऐसे ही देखो बराबर नहीं है। बराबर नहीं का मतलब क्या है? बराबर नहीं का मतलब यह है एक ज्यादा होगा और एक कम होगा। ऐसे ही डेफिसिट बजट, जहां पर टोटल रिसीट जो है, कुल प्राप्तियां जो है वो कम है, किससे? टोटल एक्सपेंडिचर से, कुल व्यय से। इट मींस पैसा मिला कैसा? कम, और खर्च हुआ ज्यादा। कि भाई पैसा मिला 1000 और खर्च हो गया 1200 करोड़। तो मिला 1000, खर्च हुआ 1200 करोड़, तो 200 करोड़ का इस बार क्या हो गया? इस बार हो गया घाटा, इस बार हो गया डेफिसिट। तो इसको बोलते हैं घाटे का बजट, इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। तो भैया बजट होते हैं दो। कैसे? दो, कि यहां पर खर्चा और इनकम और खर्चा बराबर है तो बैलेंस। अगर इनकम और खर्चा बराबर नहीं है, क्या पता इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, या क्या पता इनकम ज्यादा है खर्चा कम, इट मीन बराबर नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्या? अनबैलेंस बजट। अब इसके भी दो केस,
या तो इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, इनकम ज्यादा खर्चा कम तो हो गया फायदा। देखो भाई, इनकम ज्यादा, पैसा ज्यादा आ रहा है और खर्च कम कर रहे हैं तो बच गया ना, इसको बोलते हैं सरप्लस बजट। और दूसरा केस, इनकम कम और पैसा ज्यादा, तो यहां पे क्या हो रहा है, पैसा कम कमा रहा हूं, खर्चा ज्यादा, तो घाटे में हूं, इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। समझ में आ गया? चलिए अब देखो उसके टाइप्स पढ़ते हैं, जल्दी से रीडिंग मारेगा एक बार। जो बोला वही लिखा है कि बैलेंस बजट क्या होता है। तो बैलेंस बजट वो बजट है जिसमें कि एस्टिमेटेड रिसीट, एस्टिमेटेड वर्ड लगाना मत भूलना, जिसमें सरकार की एस्टिमेटेड रिसीट क्या है, इक्वल है किसके, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के। इट मीन जितना पैसा प्राप्त होगा उतना ही खर्च होगा, तो क्या हो गया, बैलेंस बजट। फिर क्या होता है, अनबैलेंस। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट क्या होती है, आर नॉट इक्वल, वो बराबर नहीं है किसके, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के। तो यहां पे एक काम करो, यहां पे थोड़ा गलत हो गया, यहां पे आएगा ऐसे कि बराबर, ऐसे आएगा कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो जब सरकार की एस्टिमेटेड रिसीट, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, अनुमानित व्यय प्राप्तियों के बराबर ना हो तो अनबैलेंस। फिर इसके भी दो केस, सरप्लस, जब रिसीट क्या है, ज्यादा किससे, एक्सपेंडिचर से, और एक होता है डेफिसिट, घाटे वाला, जब रिसीट क्या है, कम किससे, एक्सपेंडिचर से। क्या लिखा है, सरप्लस बजट वो बजट है जहां पर रिसीट क्या है, आर मोर देन गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जहां पर सरकार की अनुमानित प्राप्तियां ज्यादा किससे, खर्चे से। और जब ये प्राप्तियां रिसीट क्या हो, लेस देन, कम किससे, एक्सपेंडिचर से, तो क्या बोलूंगा उसको मैं, डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। और यही सेम बात अगर पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। और यही चारों बात कहां लिखी है, हिंदी में। क्या लिखा है, संतुलित बजट, संतुलित, संतुलित और असंतुलित बजट, जहां पे क्या है, अनुमानित आय, आय मींस इनकम, व्यय बराबर है, इक्वल हो गया। जहां पर अनुमानित आय और व्यय बराबर नहीं है, इट मींस ये इक्वल नहीं है, क्या होगा, अगर प्राप्तियां ज्यादा है किससे, खर्चे से, तो बचत का, इसको अधिशेष बजट, सरप्लस, या बचत का बजट बोलते हैं, या फायदे का बजट बोलते हैं। और जब प्राप्तियां क्या हो, कम किससे, खर्चे से, इसको बोलते हैं घाटे का बजट। तो ये तो आपको मैंने पढ़ा दिया, ये तो आपको मैंने पढ़ा दिया कि बजट के टाइप क्या होते हैं, बजट के प्रकार क्या होते हैं। और मैंने ये बताया कि कुल प्राप्तियां, टोटल रिसीट का मतलब क्या है, इसमें दो बातें हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। और टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारी बातें आपको उसके अंदर पढ़नी है। अब देखो, अब आते हैं किसके ऊपर, रिसीट ऑफ द बजट, बजट की प्राप्तियां क्या होती है, रिसीट ऑफ द। एक काम करते हैं, जो मैंने पढ़ाया आज की क्लास में इतना रखते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास थोड़ी रखेंगे छोटी, बस चैप्टर का इंट्रो है कि चैप्टर था क्या, इसमें पढ़ना क्या क्या है, कि जो आपने, अब देखो जो आपने बनाया इसमें दो बातें होगी, या तो ये और ये बराबर है, अगर ये और ये बराबर है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ना घाटा ना फायदा। लेकिन क्या पता ये ज्यादा हो और ये कम हो तो हो जाएगा फायदा। अगर ये ज्यादा है, प्राप्तियां क्या है, ज्यादा, और खर्चे क्या है, कम, तो हो जाएगा फायदा। और अगर खर्चे क्या है, ज्यादा, और प्राप्तियां क्या है, कम, तो होगा नुकसान। ठीक है, चलो काम करते हैं, मैं आपसे बात करता हूं घाटे की, कि अगर घाटा होता है, ये आगे पढ़ाऊंगा, खैर ये बहुत आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन सुन लो कि मान लो अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ कि जहां पे सरकार के बजट की रिसीट क्या है, प्राप्तियां कम, खर्चा ज्यादा, तो अगर सरकार को डेफिसिट, अगर सरकार को घाटा होता है, अगर सरकार को डेफिसिट होता है, अगर सरकार को घाटा होता है, तो घाटे भी ये तीन प्रकार के होते हैं, इनके नाम जान लो, पढ़ाऊंगा बाद में। सरकार को जो घाटा होता है उसमें से एक घाटा होता है रेवेन्यू डेफिसिट, जो सरकार, एक मिनट, घाटा कब होता है जी, घाटा तब होता है जब सरकार का एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा, किससे,
सरकार की रिसीट से, प्राप्तियों से। तो घाटे 3 होते हैं। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, राजस्व घाटा। दूसरा होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट बेटा इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा, ऊपर वाले को राजस्व और इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा, इसको बोलते हैं राजस्व घाटा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं, यहां पढ़ लो ना, गाना गा रहे हो। और तीसरा होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। तो बच्चों आपके लिए काम देता हूं, आपके लिए मैं एक फॉर्मेट बनवाता हूं, आपके लिए काम करता हूं, पूरे चैप्टर का फॉर्मेट, यस पूरे चैप्टर का एक फॉर्मेट बनाते हैं कि पूरे चैप्टर में पढ़ना कैसे, क्या करना है। देखो भाई ये फॉर्मेट आप बनाओ साथ साथ कि जो हमारा बजट है, जो हमारा क्या है बजट है, उसमें 2 बातें हैं। एक तो है रिसीट, प्राप्तियां, और एक है एक्सपेंडिचर वे। जो हमारा बजट है उसमें 2 बातें हैं, एक है रिसीट प्राप्तियां और एक है एक्सपेंडिचर वे। अब अगर बात करूं मैं किसकी, रिसीट की, तो ये होती है 2, कौन कौन सी, एक होती है रेवेन्यू रिसीट और एक होती है कैपिटल रिसीट। और ऐसे ही खर्चे होते हैं 2, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखना, अगर आपने चार्ट पूरा कर लिया, अगर आपने चार्ट पूरा कर लिया कि इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या, उसमें क्या, अगर आपने ये पूरा चार्ट कर लिया तो भाई साहब याद रखना आपका 50% चैप्टर, आपका 50% चैप्टर कंप्लीट है। फिर छोटी मोटी बातें बचेगी उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। अब जल्दी से एक बार सारे बच्चे प्यार से बाय बोलेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बाय बोलो एक बार, बाय सर, बाय बाय, वेरी गुड। समझ में आया सारा आज का, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच।